दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं मैं ललित धमानिया अपने YouTube चैनल नित्या क्लासेस में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, प्रैक्टिस सेशन जो है वो थमने का नाम नहीं लेगा, वो लगातार जारी रहेगा, चलता रहेगा। उसी सिलसिले में मैं आपके सामने आज फिर से आया हूं एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर, जहां पर हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 15 के बारे में और हम चर्चा करेंगे प्रैक्टिस सेट 15 के बारे में। तो प्रैक्टिस सेट 15 आपके समक्ष रखता हूं और शुरुआत करता हूं आज के सेशन की, और देखेंगे आप कैसे हैं सभी लोग। एक मिनट रुकिएगा, टेंशन ना लें कर सर, पास काफ़ी कुछ है हमें पढ़ाने को। टेंशन मत लीजिए, बहुत कुछ पढ़ाने के लिए, बहुत कुछ बचा हुआ है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ बहुत बहुत स्टफ है, इतना स्टफ है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन हम पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकेंगे। टेंशन मत लीजिएगा। 15 के बाद बहुत कुछ, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 30 आएगा। टेंशन काहे ले रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस सेट मेरे पास है। उसके बाद महामेला शुरू होने वाला है पेडागोगी का। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगातार मिलती रहेंगे, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, डरिएगा नहीं। तो चलो शुरुआत करते हैं। और अगर आप अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को। चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लेता हूं, ये रहा। तेजी के साथ पहला प्रश्न, क्योंकि टाइम नहीं होता है, बहुत टाइम लग जाता है। पहला प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं, जल्दी से इसका आंसर तेजी के साथ देने की आप लोग कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणा क्या है, तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या को आप भरेंगे। क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है, आंसर चाहूंगा, और कमेंट देखने के लिए थोड़ा सा मुझे इसको झुकाना पड़ेगा। चलिए, तो यहां पर बताएंगे आंसर क्या होगा। तेजी के साथ चाहूंगा आंसर। अच्छा, बहुत धन्यवाद है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां 1 का डी बताया जा रहा है, 1 का डी सबसे ज्यादा। बहुत बढ़िया जवाब। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें 5 के स्थानीय मान की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के आगे 3 0। यहां पर देखिए 6 का स्थानीय मान, तो 6 के आगे 3 0, कितना हो गया, ये तो 5600 हो गया। अब 5600 तो हो गया, उसने कहा बराबर 7 गुणा क्या, 7 को इधर भेज दे तो भाग में आ गया, और 7 8 56। तो इस क्वेश्चन मार्क का आंसर 800 यानी डी। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने आंसर दिया। आगे बढ़ता हूं, नया प्रश्न लेता हूं, ये रहा आपके समक्ष प्रश्न नंबर 2। कक्षा पेडागोगी का प्रश्न है। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों को परिभाषित करने के लिए कहती हैं। शिक्षिका का उद्देश्य क्या है? विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में समझाने में कि विद्यार्थियों की सहायता करना। दूसरा, विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तीसरा, सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। या चौथा, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में सहायता करना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? चाहूंगा आप लोगों के सही जवाब जल्दी से मिले, जिससे कि हम आगे बढ़ें और चीजों को जाने और समझें, और हमें पता लगे कि आपको सही जवाब कौन सा आप देने वाले हैं। चलिए, वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। चाहूंगा जल्दी से इसका आंसर आप दें, तो हमें भी पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 का भी ए, क्या बात है। यहां पर देखिएगा, बहुत बढ़िया। समझना पेडागोगी इस तरह की होती है कि आपको ना चाहते हुए भी उसमें कुछ गलत सही मिल जाता है। तो पेडागोगी की बात करते हैं। कक्षा में एक शिक्षिका है, चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है विभिन्न प्रकार से। कैसे? ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, और बच्चों को बोला हर तरह से परिभाषित करो। 4 कोने होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, नहीं होती हैं। इस तरह से बच्चे को बोला गया इसको परिभाषित करने के लिए। तो मतलब क्या हुआ, यानी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, डिफरेंट तरीके से वो कराना चाहती हैं। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल सही, 1, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को समझाने में विद्यार्थियों की सहायता करती हैं। परिभाषाओं को खोजने में, देखो परिभाषा खोजने की बात नहीं चल रही है, वो त्रिभुजों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करने की बात कर रही हैं अपनी तरीके से। तो वो हर एंगल से 360 डिग्री एंगल पर समझाना चाहती हैं। याद करना रटना गलत बात है, और परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुजों की सभी समस्याओं को हल करने में सहायता कुछ नहीं होगी। सिर्फ बच्चे को अलग अलग तरीके से अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में वो दिखाना चाहती हैं कि चतुर्भुज होता क्या है। बहुत बढ़िया। नया सवाल। गुड इवनिंग कृतिका, कैसी हैं? बहुत सिंपल सा सवाल है।
0.0034 प्लस 0.002 प्लस 1.503 माइनस 0.3451 का मान क्या है। देखता हूं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा है, चाहूंगा इसका आंसर आप मुझे दें। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 1.163, 1.2733, 1.6235 या 1.26253। तो देखते हैं क्या आंसर आपका मिलता है तेजी के साथ। बड़ा आसान सा प्रश्न है, आसानी से आप इसको कर देंगे। आसान प्रश्न, आसान जवाब इसका होना चाहिए, मुश्किल नहीं है। बी ऑप्शन दिया है सबसे पहले पंकज जी ने, फर्स्ट कमेंट टीवी बी पंकज जी ने कहा है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन में था इन सबको जोड़ना था, इसको घटाना था, तो कितना आसान है। देखो यहां पर 4 अंक, यहां पर 3 अंक, यहां पर 3 अंक, यहां पर 4 अंक। तो ये चॉइस आपके, जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा भाई, यहां पर इनको जोड़ा जाए तो 4, तो यहां पर ऐसे ही आ जाएगा। अब बात करते हैं 3 अंक की। इसको देखें 3 और 2 5 और 3 8। इसको देखें भैया 0 0 0। इसको देखें 5 5 5, 1.5 इतना हो गया। माइनस का 0.3451 घटा दो तो क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा 1.16। कोई दिक्कत? ए, बहुत बढ़िया, बढ़िया जवाब आप देते हैं, बहुत ही खूबसूरत जवाब। ए इज द राइट ऑप्शन। बहुत सिंपल सा था, इसको आसानी से कर सकते थे। विश्वेश्वरी स्वागत है। नया प्रश्न आपके समक्ष ये रहा, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। पूछना चाहूंगा इसका आंसर क्या है। भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय, यानी फ्रैक्शन की बात यहां पर हो रही है, फ्रैक्शन का कंपैरिजन पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है 3/5 और 3/7, युवराज की प्रतिक्रिया थी चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, इसलिए 3/7 भी 3/5 से बड़ा है। यह बताता है, क्या बताता है, पहला कि युवराज को भिन्नों के परिमाण की समझ नहीं है। युवराज तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। युवराज अंश और हर की आवश्यक अवधारणा को नहीं पहचानता। युवराज ने अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर चाहूंगा कि भाई क्या ऑप्शन देंगे। तो यहां पर दीपक जी ने कहा ए, 4 का ए, बहुत तेजी से सबने कहा ए ए ए ए ए ए ए ए। भाई कोई आगे भी बढ़ो, ए से ए ए ए ए तो मिल रहा है, कोई और भी दीजिएगा। ए बी 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 भी आया है, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन भी दिया यहां पर मुझे, बी ऑप्शन दिया है प्रिया जी ने, उसके साथ साथ और बी और सी भी मिला है। युवराज अंश हर की अवधारणा नहीं जानता। देखिए ये है पेडागॉजी, जो आपको कंफ्यूज करती है, जो आपको परेशान करती है और जो समझाती है कि प्रश्न को कैसे समझना चाहिए। अब एक बात देखना, मैं आपसे पूछूंगा, उसने कहा 3/5 और 3/7। उसने ये बताया कि ये 7 जो है 5 से बड़ा है, इसलिए ये वाली भिन्न बड़ी है। क्या युवराज ने सही आंसर दिया? पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या युवराज ने सही ऑप्शन दिया? क्या युवराज ने सही बताया? आप बताइएगा, क्या युवराज ने सही बोला? जो उसकी तरीका था भिन्नों को कंपेयर करने का, क्या वो सही था? गुड इवनिंग नरेश जी। गलत तरीका था। क्यों? क्योंकि भिन्नों का तरीका जो होता वो ये नहीं होता। भिन्नों का तरीका कहता है कि अगर 3/5 है और 3/7 है तो भिन्नों को 3 तरह से कंपेयर कर सकते हैं। नंबर 1, जब अंश बराबर हो, नंबर 2 जब हर बराबर हो, और तीसरा जब दोनों में से कोई भी बराबर ना हो तो एलसीएम लेकर के। तो यानी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए, अगर इनके अंश बराबर थे तो यह प्रतिक्रिया होती है, यह अवधारणा होती है कि जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी, और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। यही तो संकल्पना होती है। तो जब यह संकल्पना होती है तो उसने गलत बताया ना। मतलब क्या है कि उसको भिन्नों की संकल्पना जो कर रहा था, तुलना कर रहा था, उसका ही क्लियर नहीं है। उसे पता नहीं कि भिन्नों की तुलना की अवधारणा क्या है। जब अंश समान होते हैं तो भिन्न की तुलना यह कहती है जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। यह है इसकी अवधारणा। तो उसे भिन्नों की तुलना की अवधारणा नहीं पता है, भिन्न तो पता है उसको, तभी तो उसने 3/5 और 3/7 पढ़ लिया, तभी तो उसने आंसर को पढ़ लिया, तो ये तो पता है उसको। ये गलत है। भिन्नों का परिमाण तो बाद की बात है, उसको अवधारणा के साथ साथ तुल्यता भी जाननी चाहिए। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जिसने कहा सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह राजवीर जी। अगर अंश समान हो तो छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी और सबसे बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी होती है। ये अवधारणा है। तो उसे ये अवधारणा ही तो नहीं पता थी, नहीं तो वो कर देता क्वेश्चन को। तो राइट ऑप्शन, उसको ये वाली अवधारणा पता है, उसने अपनी अवधारणा
डेवलप कर ली। नया प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। 2/3, 3/5 और 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर कितना है? बता दो जरा कितना अंतर है भाई। बहुत ही सवाल आसान है निहारिका जी। अभी निहारिका बताता हूं, इसके बाद चाहूंगा आपका आंसर क्या मिलना चाहिए भाई। क्वेश्चन है 2/3, 3/5, 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए इन सब में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, फिर यह पता होना चाहिए सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। जब आपको यह पता होगा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो आप आसानी से उत्तर दे देंगे। तो राइट ऑप्शन क्या है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर आपको बताना था। चाहूंगा आपका आंसर। पेडागोगी के और बहुत बेहतरीन प्रश्न यहां पर छिपे हैं जो आपको जरूर समझना चाहिए और जिनको आपको करना चाहिए। आगे आएगा सब कुछ धीरे धीरे, हौले हौले। यहां पर दिया है आपने बी ऑप्शन बता रहे हैं 1/24, बी और डी। देखते हैं 2/3, 3/5 और 5/8। पहले तो उनको बराबर करना सीखो। बराबर कैसे करते हैं, क्योंकि जब आपको पता होगा ना को कंपेयर कैसे करते हैं तो एक बार में हो जाएगा। कंपेयर करना नहीं आएगा तो नहीं कर पाओ। कंपेयर करते हैं इसको। कैसे किया, कैसे करते हैं? सबसे छोटा ढूंढते हैं पहले। इसकी गुना इसमें करी, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, छोटी ये वाली है। अब इसको कंपेयर आगे से करते हैं। 8 तिया 24 और 5 पंजे 25, अभी भी छोटी वाली है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी? 3/5। बड़ी की बात करते हैं भाई। छोटी तो ये हो गई, तो बड़ी इन दोनों में कौन सी है? 8 दूनी 16 और 3 पंजे 15, ये वाली बड़ी भिन्न 2/3। ये समझ में आया मैंने कैसे किया है? ये समझ में आया मैंने कैसे किया? ना है तो मुझे बता देना, फिर समझा दूंगा। तो आपको 2/3 और -2/5 का 3/5 का अंतर देखना था। तो एलसीएम आया इनका 15। तो 5 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1/15 सही जवाब। बहुत आसान प्रश्न था, बहुत आसान प्रश्न था। इसको आसानी से आप कर सकते थे। इसको नहीं आया अख्तर करें, अख्तर बताता हूं कैसे समझते हैं इसको। समझ में नहीं आया फिर बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बता देते हैं अगर नहीं आया तो। देखो आप एलसीएम से करते हैं क्वेश्चन को, एलसीएम से करते हैं ना कि एलसीएम एचसीएफ निकाल, तो मत निकालो। मैंने कहा इन दोनों भिन्नों में कौन सी बड़ी, कैसे देखेंगे समझना। 2/3 में और 3/5 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी, कैसे देखेंगे। आप इसकी गुना इसमें करो, 5 दूनी 10, 3 तिया 9। अब मुझे बताओ 10 बड़ा है कि 9 बड़ा है? कर रहा हूं प्रिया जी, 10 बड़ा है कि 9 बड़ा है? इन दोनों में कौन सा? 10 के 9। आपने कहा सर 10 बड़ा है, तो इन दोनों में ये वाली भिन्न बड़ी है और ये छोटी है। अब ये बड़ी तीसरी भिन्न क्या थी? 2/3 और 5/8। इन दोनों को कर लो कंपेयर। 8 दूनी 16, 5 तिया 15, 16 बड़ा है कि 15 बड़ा है? 16 बड़ा है ना, तो ये वाली भिन्न सबसे बड़ी है। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है, चॉइस आपकी है। लेकिन ये बहुत आसान तरीका, बहुत हेल्पफुल होता है आपको। तो आपने देखा बड़ी भिन्न ये वाली है, ऐसे ही मैंने छोटी निकाला। जब बड़ी भिन्न ये आ गई आपके सामने 2/3, तो इन दोनों में छोटी भिन्न कौन सी होगी? 8 तिया 24 और 5 पंजे 25, 25 बड़ा है, 24 छोटा, छोटी ये वाली होगी। आप इसको बिना पेन के कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट एलसीएम। अच्छा है, चलिए समझ में आया ना, ये बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते नए क्वेश्चन की ओर। देखते हो नया प्रश्न क्या है आपके सामने। किसके मतानुसार समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तो दी गई समस्या का समाधान करती हैं? ये किसने कहा? योकम और सिम्पसन, क्रो एंड क्रो, हर्बर्ट या केन्स? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बिल्कुल, आंसर हर के अंदर से भी कर सकते हैं आशीष जी, कोई इशू नहीं है। आप अंश और हर के अंदर को भी देख सकते हैं। 2/3, 3/4, 5/6। अगर ये अंतर बराबर है तो आप ऐसे पहचान सकते हैं कि जिसका सबसे बड़ा, देखो सब में अंतर क्या था? 1-1 का था ना, तो जिसका बड़ा सबसे अंश होगा वही सबसे बड़ी, जिसका छोटा वो सबसे छोटी। ऐसे भी कर सकते हैं, तरीके अपने अपने हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन यहां पर लिखा था, बताइएगा। 6 का ए ऑप्शन बताया जा रहा है और ये मुझे बताया रोशनी ने। 6 का ए बताया है आपने। देखते हैं क्या आंसर है। बहुत ही बेहतरीन जवाब, बहुत ही खूबसूरत जवाब आपने दिया है। आपको परिभाषाएं याद हैं, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। सही जवाब योकम और सिम्पसन। ये जो बढ़िया परिभाषा है समस्या समाधान की, एक फेमस परिभाषा है जो समस्या समाधान के बारे में योकम और सिम्पसन दोनों ने मिलकर दी है। और ये एग्जाम में भी आई है, सीटेट 2016
14 में ये परिभाषा पूछी भी गई थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नया प्रश्न लगाया जाए। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। यदि 547 बटे 527 बटे 547.527 अपॉन 0.0082 का मान x है, तो आपको बताना है 5,47,527 बटे 82 का मान क्या होगा इनमें से। देखता हूं सही आंसर क्या देंगे। हाँ, आशीष जी वो अंतर देकर गलत इसलिए हो क्योंकि आपने जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए, उन भिन्नों में अंतर बराबर नहीं था। आशीष उसको मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन का आंसर चाहूंगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आप देना पसंद करेंगे। 3 x बटा 10 सबसे पहले कहा है ये 3, अदिति ने कहा है 3। समझना इस बात को बहुत आसानी से। देखो ये लिखा था 547.527 बटे 0.0082। अब एक बात देखना भाई, अगर मैं इसकी बात करता हूं ये बराबर x के है, तो मैंने इसमें से दशमलव हटाया तो 4 दशमलव हटाने के बाद क्या बचा, ऊपर 4 की गुणा कर दूं और नीचे भी 4 की गुणा कर दूं। भाई ऐसी होगा ना, तो ऊपर क्या बन गया 5 4 7 5 2 7 और एक 0, 10 की गुणा कर देते हैं अपॉन 82 बराबर x। उसने इसका वैल्यू पूछा है, बस इसको उधर भेज दिया तो क्या बना x/10। समझ में आया है कि नहीं आया है? राइट ऑप्शन सी। समझ में आ गया होगा सबको। बहुत ही आसान सा प्रश्न था और आपने आसान तरीके से कर दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस को करते रहेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता रहेगा और आपके आंसर्स मुझे मिलते रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ता हूं नए क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको, वेरी गुड। नया प्रश्न ये रहा, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये भी, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार बंद अंत मुक्त अंत ये प्रश्न हर बार परीक्षाओं में आपके लिए आते हैं और पूछे भी जाते हैं। प्रश्न है किन दो संख्या, भाई आप जो ना क्वेश्चन को मेंशन कर दिया करो, जैसे 8 का C, 7 का B, 5 का A, उससे मुझे पता रहता है कि पीछे वाला तो आंसर आपने नहीं दिया है। किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा, ऐसी दो संख्याएं बताओ। यह किस प्रकार का प्रश्न है? यह अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चों की सहायता करता है। बंद अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसका निश्चित संख्या में उत्तर है। बच्चों को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर सीख सकें। यह मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। 8 मुक्त अंत वाला बता रहे हैं, प्रमोद जी ने पूरी परिभाषा लिखी है, बहुत ही खूबसूरत जवाब, और ये जाता है इनाम प्रमोद जी को। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रमोद जी, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया है, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि मुक्त अंत वाला प्रश्न क्या होते हैं, जिन क्वेश्चंस के एक से ज्यादा आंसर हों और सभी के सभी आंसर ठीक भी हों। जैसे आपने कहा 24, दो अंकों को बताना जिनकी गुणा 24 हो, तो आपने कहा 1 गुणा 24 भी हो सकता है, 2 गुणा 12 भी हो सकता है ना, 3 गुणा 8 भी हो सकता है, 4 गुणा 6 भी हो सकता है। तो ये सारे ही सही हैं। अगर वो आपसे पूछे कि 24 ऐसे दो अंक बताओ जिनकी गुणा 24 होती, 4 उत्तर प्राप्त हुए, अब किस किस को सही कहोगे, है ना? तो राइट ऑप्शन क्या है? ये मुक्त अंत वाला है क्योंकि इसके एक से ज्यादा ऑप्शन हैं। राइट ऑप्शन 8 का डी। बहुत बढ़िया। नया प्रश्न लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है 12,401 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 77 तथा शेषफल 4 बचता है। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है ये भी। देखते हैं कि भाई अब सिंपल समझना, ये ऐसे है 12,401 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि 77 तो इसका उत्तर है, शेष बचे 4। और ये सबको पता है कैसे करते हैं कि अगर ये वाली संख्या आपको प्राप्त करनी है तो ये गुणा ये प्लस ये, यानी x गुणा 77 प्लस 4 बराबर 12,401, या 77x बराबर 12,401 माइनस का 4, या फिर x इज इक्वल टू, यहां देखो 7 और कितना बचा भैया, हाँ 7, यहां से बचा 9, 3 1 2 बटा 77। राइट ऑप्शन इज डी। 164 नहीं आएगा, नहीं 64 कैसे आ जाएगा,
भाई 64 कैसे दे देंगे आप, 64 थोड़ी आ जाएगा आंसर। बी 161, हाँ 161 सही है, क्योंकि 7 एकम 1, एक ही आना चाहिए 161। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कृतिका जी 164 कैसे आएगा भाई, आप डिवाइड करेंगे जब 12,397 को 77 से, चलो कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 3 10 और 11 9, 11 से कट जाएगा, देखो 11 7 77, 11 से काटें, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 2 29, 11 दूनी 22, 11 7 77, अब काट लो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये आपको समझना है, देखो 7 एकम 7 4 42, 7 6 42, 7 एकम 7 161। क्लियर, इट्स 161, 161 इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यह आपको बताना है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है, 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, 1 लाख बराबर है 100,000 के, या 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। इनमें से बताना 10वें का ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताइएगा आंसर क्या है। चाहेंगे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। गलत हो गया कोई बात नहीं है, अभी ठीक है ना कृतिका जी, गलत तो होता रहेगा, गलत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एग्जामिनेशन में गलत नहीं होना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक का इंतजार क्यों कर रहे हैं भैया, अभी लाइक का इंतजार काहे चल रहा है, मुझे लाइक नहीं दिख रहा है, लाइक क्यों नहीं कर रहे इतना भाई। मैं देख रहा हूं कि भाई यहां पर देख रहे हैं 48 लोग और लाइक पर 32 हैं, ऐसा क्यों भाई, ये तो कम पड़ रहा है भाई, ऐसे तो मामला बढ़ाओ इसको। देखते हैं, बी मिला है इसका ऑप्शन, 10वें का बी। कहा है मुझे, दैंत का भी अदिति ने। समझो देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्या है 1/100, शतांश 100वां भाग ही है ना, सही बात है। 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश भाग कैसे हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में तो 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1 मिलीलीटर क्या होगा 1/1000 लीटर, यानी 1000वां भाग है, हजारांश है, शतांश नहीं है, तो ये गलत लिखा है। सही, और 1 लाख तो 100,000 के बराबर ही होते हैं, और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, ये दोनों सही हैं, बस ये गलत था। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गणित विषय में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है एक व्यक्ति को, अगर वो गणित में बेहतर होना चाहता है तो हल को याद रखने की, गणनाओं में प्रवीणता की, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, या फिर सूत्र याद करने की, सूत्रबद्ध करने की। चाहूंगा आंसर 11 का आंसर क्या मिलेगा भाई, कर दिया बहुत बढ़िया, कर दिया है लाइक, प्रमोद जी का लाइक कर दिया, प्रमोद जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां पर मैं आज मेरा एक्चुअली कमेंट सेक्शन वाला जो लैपटॉप वो बंद हो चुका, मुझे मोबाइल में देखने पड़ेंगे सारे आपके। बी ऑप्शन, गणनाओं प्रवीणता की, गलत जवाब। 11 का बी नहीं मिलना चाहिए, 11 का सी, बिल्कुल सही बात है 11 का सी, क्योंकि अमूर्त चिंतन मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसको बोलते हैं, और लॉजिकल कंसेप्ट द्वारा समस्याओं को बनाना और उन्हें सूत्रबद्ध करना, यानी गणित का सबसे बेहतरीन फंडा यह है। गणित में इसलिए गणित नहीं पढ़ा जाता है कि गणित में ज्ञान प्राप्त किया जाए, गणित को इसलिए पढ़ा जाता है गणना यानी ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता पता किया जाए। तो यह बहुत जरूरी है, पढ़ते समय इस बात का याद रखें, ज्ञान कैसे प्राप्त नहीं, ज्ञान किस रास्ते से प्राप्त होता है इसको सोचना है। तो बिल्कुल सही जवाब। याद करना एनसीएफ 2005 मना करता है, एनसीएफ 2005 मना करता है, याद नहीं करना है। गणनाओं में परफेक्ट होना जरूरी नहीं कि वो गणित विषय में बेहतरीन हो, ठीक है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूं आपके आगे सोचने के लिए। बिल्कुल संख्या 85,000 के उत्तरवर्ती को कैसे पढ़ा जाएगा। उत्तरवर्ती मीन्स जानते हैं ना, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, उत्तरवर्ती का मतलब होता है बाद में। तो एक संख्या से वो 10 लिखी है, तो 10 का उत्तरवर्ती कितना होगा +1 11, और पूर्ववर्ती कितना होगा -1 9। बात समझ रहे। तो 10 के उत्तरवर्ती 11, पूर्ववर्ती 9। अब आपको बताया गया इसके उत्तरवर्ती को कैसे पढ़ा जाएगा, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 12 का सी 85,368 हो गया ना भाई। इससे एक आगे संख्या देख लो तो 68 हो गई ना वो। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल सही दिया आपने, 85,368 सही जवाब, बहुत बढ़िया।
सी है 11 का, बहुत बढ़िया। नया क्वेश्चन लेता हूं, 13वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। मोहन, ये सीटेट में आया था पिछली बार, लास्ट टाइम, बस क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है। क्वेश्चन है कि भाई मोहन ने अपनी मां से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपए जमा हो गए हैं, यह धनराशि कितनी है, यह बताना है आपको। चाहूंगा आंसर क्या देंगे जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का, बहुत बढ़िया प्रमोद जी, 85,368 सही जवाब दिया है आपने। क्वेश्चन चाहूंगा आपको क्या आंसर मिला है यहां पर इनमें से, कि मोहन अपनी मां ने से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपए जमा हो चुके हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सी। 13 का आंसर पूछा है मैंने दोस्तों, 13 का आंसर बताइएगा। तेरह का आंसर मैं पूछ रहा हूं, मुझे उसका आंसर दीजिएगा। हाँ जी, क्या आंसर आएगा मैं जानना चाहूंगा आप लोगों का, क्या आंसर आपने दिया है। तो यहां पर जो आंसर मिला, एक्चुअली मेरा माइक थोड़ा सा निकल गया है, इसको मैं सही कर रहा हूं, जब तक आप मुझे आंसर दीजिएगा। तो जल्दी से चाहूंगा आपका आंसर क्या आएगा भाई, जल्दी बताइएगा। चलिए, आपने आंसर बताया है मुझे और आंसर आपके आने लगे हैं। बहुत सिंपल से सवाल था, सी 13 का बी और सी। देखो समझना, बहुत से लोग कैसे लिखते हैं, कहते हैं 11,1111, जबकि गलत लिखा है। पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, तो 1,11,111 हो गए, जो कि गलत लिखा है। सही कैसे लिखना है, देखो 11,000, 11,111, 1,1,1,2,1, 12,111, एकदम सही जवाब। सीटेट में पूछा गया था प्रश्न दोस्तों, ये पता है आपको। 13 का ए गलत जवाब है, 11,111 लिखा है, ये 11,111 लिखा है, गलत जवाब है। राइट ऑप्शन 13 का बी, जिस बिल्कुल सही, 12,111 करेक्ट आंसर है। नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, सॉरी 14। 2/3 और 3/4 का लेस है, एलसीएम बता दो जल्दी से। इसका तो बहुत तोड़ नहीं, इस क्वेश्चन को तो आसानी से कर सकते हो, क्योंकि सभी को पता है ना कि जब भिन्नों का आप लेसे निकालते हो तो क्या करते हो, अंश का निकालते हो लेस है, और हर का निकालते हो मैस है। ऐसे करते हो ना, अंश का लेस है और हर का मैस है। तो भाई इसका आंसर कर दो फटाफट, एकदम तेजी के साथ। 14 का 6 होगा, बहुत बढ़िया, सही 14 का डी। क्यों, अंश का लेस है, यानी 2 व 3 का लेस निकालो और 3 व 4 का मैसे निकालो। तो आपने देखा 2 और 3 का लेस है 6 और बटा 1, राइट ऑप्शन 6। सही सही जवाब आप दे रहे हैं, बहुत बढ़िया मुकेश जी, बहुत बढ़िया, सही जवाब आपने दिया है। नमस्कार गौरव जी, कैसे हैं, बहुत सही जवाब आप देते हैं। आगे बढ़ता हूं नए क्वेश्चन की ओर। ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। 231 और 596 को किस संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाएं। 2 3 1 0, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दे और बन जाए हीरो। कितना अच्छा तुकबंदी लगा है कि भाई ऑप्शंस आर 2 3 1 0, उत्तर देने वाला होगा हीरो। जल्दी से दो। 15 का डी, राजवीर बन गए हैं हीरो। सबसे तेज आंसर दिया राजवीर जी ने, 15 का डी। चलिए राजवीर जी, बहुत बढ़िया, 15 का डी राजवीर ने बताया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। 15 का डी, 15 का डी, 15 का डी, बहुत ही बढ़िया। 15 का डी, 15 का डी, 15 का डी, बहुत बढ़िया। मैं देखो और कोई संख्या ही नहीं है, 231 में किसी की भी गुणा करोगे और 596 में किसी की भी गुणा करोगे, कभी बराबर आएगा, कभी नहीं आएगा। एक संख्या है, 0 की गुणा कर दो, सबको 0 बना देगी। कितना आसान सवाल था, कितना आसान सवाल था, कर लिया आपने सविता जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो नया क्वेश्चन लूं, क्वेश्चन नेक्स्ट लिया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं, उसने इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया।
सोनू के पास टॉफियों की संख्या क्या है? बस सिंपल था, 5 दर्जन टॉफियां थी, 1 दर्जन में वैल्यू होती है 1 दर्जन बराबर 12, तो 5 बराबर 12 पंजे 60, उसके पास 60 टॉफियां थी। अब 60 में से टोटल टॉफियों में से उसने 1/3 तो अमिता को दिया, 60 में से 2/5 भाग अनिल को दे दिया, 60 में से 1/2 भाग 12 भाग उसने हमीदा को दे दिया, तो क्या बचा उसके पास? 20 टॉफी इसको दी, 24 टॉफी इसको दे दी, और 5 टॉफी इसको दे दी। कितना हुआ? 20 और 20 40, और 49 टॉफियां बांट दी भैया ने। 60 में से 49 टॉफी बांटी, तो टॉफी कितनी बची उसके पास? बी 16 का बी, बहुत बढ़िया, 11 टॉफी। अब तो बस समझदार हैं, बहुत तेजी से आंसर करते हैं, बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पर कि आप बहुत तेजी से आंसर करते हैं। बहुत ही बढ़िया जवाब। नया प्रश्न आपके सामने लाता हूं और देखता हूं नए प्रश्न में 11 कैंडी, बहुत बढ़िया। नया प्रश्न 17वां प्रश्न आपके सामने, ये बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न, इसको जानना चाहूंगा कौन करेगा। 22.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक कार 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 112.5 किलोमीटर, 11.25 किलोमीटर, 56.25 किलोमीटर, या 67.5 किलोमीटर। चाहूंगा आंसर 17 का आंसर चाहूंगा मैं, 17 का 11 17 बी बता रहे हैं, मतलब प्रमोद जी कहने ऑप्शन बी होगा। देखते हैं प्रमोद जी अभी क्या आंसर मिलता है इसका। आप जबरदस्त तरीके से बने रहिएगा और देते रहिएगा अपने आंसर्स। चलिए देखते हैं, ये है समय और चाल। एक प्रश्न में बहुत गौर करने वाली बात, बहुत ही ज्यादा क्लू वाली बात क्या है कि भाई आपको चाल मीटर प्रति सेकंड में दी है और दूरी किलोमीटर में पूछी है। इस बात का विशेष ध्यान रहे, ये मीटर प्रति सेकंड में चाल दी है, आपसे किलोमीटर में दूरी पूछा, तो आपके पास 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 कि आप इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलें, तभी तो निकलेगा। यानी मीटर प्रति सेकंड से जब किलोमीटर प्रति घंटे में बदले तो क्या करते हैं, आप 18/5 की गुणा करते हैं। एक तरीका तो ये है, या फिर मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता देता हूं, उसको भी कर सकते हैं आप। देखो, आप एक बात देखो, बहुत सिंपल सा तरीका समझाऊंगा आपको कहोगे बल्ले बल्ले हो गई आपकी। इसका मतलब क्या, मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतने मीटर चलती है। 1 सेकंड में कितने मीटर? 1 सेकंड में वो चलती है 22.5। तो भाई वो 50 मिनट की बात कर रहे हैं, तो 50 मिनट में सेकंड देख लो कितनी हो गई, 3000। तो भाई 3000 में कितना चलेगी, गुणा करते 3000 की। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? भाई 3000 की गुणा कर दी, क्योंकि मीटर में था आंसर, किलोमीटर में था तो 1000 का भाग कर दिया इसमें, तो 67.5। तरीका नंबर 1, कुछ नहीं करना है, बस आपको दिमाग में रखना है क्वेश्चन कैसे हुआ है। अपर्णा जी स्वागत है। दिमाग में रखना है, क्वेश्चन हो जाएगा। किसी को मुश्किल तो नहीं लगा? भाई उसने कहा जब 1 सेकंड में इतना जाती है तो 30,000 सेकंड में कितना जाएगी, आपने गुणा कर दी, तो मीटर में आंसर आया, ये इतने मीटर जाएगी। उसने कहा किलोमीटर में बदल दो इसको, क्योंकि आंसर किलोमीटर में, तो 1000 का भाग कर दिया, मीटर में आंसर आ गया। कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। आशीष जी बिल्कुल सही करा। और इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 22.5 को आप 18/5 से डिवाइड कर देते तो किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड आ जाती। भाई 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो 18 पंजे 90, 18 चौक 72 और 9 81 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ गई उसकी। तो फिर भी यही करना पड़ता कि भाई 1 घंटे में चलता है 81 किलोमीटर, तो भाई वो 50 मिनट में कितना चलेगा, 81 गुणा 50 बटे 60, तब भी इतना ही आंसर आएगा। तो क्यों ना मैं यही सेकंड में बदल दूं क्वेश्चन को, हो जाएगा। बढ़ते आगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबने निकाल लिया आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। कौन सा है क्वेश्चन में मुझे पता नहीं है अभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। कक्षा 2 के एक विद्यार्थी को एक शिक्षक योग जोड़ना सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त, सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा है, देखना चाहूंगा। पहला, कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए, नहीं वर्ड्स स्टेटमेंट जो प्रॉब्लम्स है उनको ना कराया जाए। शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाए। योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। तो 18 का पूछूंगा क्या आंसर देंगे। 18 का सही जवाब चाहूंगा, क्या देंगे भाई। 18 का 3 कि योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों के साथ। दीपाली ने कहा है 18 का 3, बहुत बढ़िया।
दीपक ने कहा सी सी सी, सबने सी कहा है, बहुत ही बढ़िया, सी बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता भाई कि आपने कहा शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए, तो बच्चों को आप अंकों से शब्दों में लिखो, शब्दों से अंकों में लिखो, नंबर्स टू डिजिट, डिजिट टू नंबर्स। आप बोलते हो ना कि कैसे लिखना है, वर्ड से डिजिट में लिखो, डिजिट से वर्ड्स में लिखो, ये समझाते हो ना बच्चों को, तो कक्षा 2 में तो सिखाते हो। तो मतलब ये है कि भाई आपने पढ़ाया तो है नहीं और मूल्यांकन में उन्हें दे दो क्वेश्चन को, तो बच्चा क्या कहेगा, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। गलत। तो सही क्या है कि जोड़ के प्रश्न कराते समय उस बच्चे को इसकी संकल्पना, शब्दों की संकल्पना भी कराई जाए। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया, एकदम करेक्ट आंसर, सही जवाब है। नया प्रश्न 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, अच्छा सा प्रश्न है, बताइएगा। क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। दो वृत्त हैं, उनकी परिधि दी है, दो वृत्त, एक वृत्त ये बना दे रहा हूं, एक वृत्त ये बना दे रहा हूं, दो वृत्त हैं, दोनों की परिधियों में परिधि कितनी होती है, 2πr1, इसकी 2πr2 हो गई, दोनों में अनुपात 2πr1 अपॉन 2πr2 का अनुपात दिया 3/1। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? 19वां प्रश्न था, बी ऑप्शन दे दिया 9:1। तो भाई देखो R2 से 2 R1 अपॉन R2 क्या मिला, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 3/1। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। भाई पाई से पाई कट गया, यानी R1 अपॉन R2 का स्क्वायर। R1 R2 की वैल्यू आपको पता 3/1 है, आप स्क्वायर कर दें तो 9:1। बी ऑप्शन किया होगा तो सही किया है, बिल्कुल सही जवाब। अगर बी ऑप्शन आपने किया है तो सही किया है, एकदम सही सोच रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही सवाल। 20वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है। यानी एक घन था ये वाला, उसका आयतन पता नहीं, इसकी भुजा कुछ होगी, इसका वॉल्यूम जो है वो इस घनाभ के बराबर है, और इसमें दिया है इसकी 9 लंबाई सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ऊंचे के बराबर है। तो आपको बताना इसकी हाइट, इसकी लंबाई क्या है, ए की लंबाई क्या है। तो बी ऑप्शन दिया 8 सेंटीमीटर, 19 का बी। अर्चना जी ने और पवन जी ने कहा है 20 का बी। देखते हैं अभी सवाल में क्या अंतर आता है। अगर जब दोनों के आयतन बराबर, इसका आयतन क्या होता है a क्यूब, और इसका आयतन क्या हो जाएगा 6 4 9, LBH होता है ना, L इंटू बी इंटू एच। तो क्या हुआ 6 गुणा 4 गुणा 9, तो 9 चौक 36 छिक्का 216, a क्यूब बराबर 216 का क्यूब रूट बराबर 6। तो ऑप्शन किसने दिया भाई ये है, चलिए राइट ऑप्शन क्या है, इट्स 6। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 6 सेंटीमीटर, ना कि जिन्होंने कहा है बी। समझ में आया कैसे क्वेश्चन हुआ, क्लियर हुआ? ऐसा कोई व्यक्ति जिसको समझ में ना आया हो? अच्छा, नेट इशू हो रहा है राजकुमार जी, यहां से तो सब ठीक चल रहा है, हो सकता है नेट की प्रॉब्लम आपके यहां पर हो, यहां सब कुछ ठीक चल रहा है, बात क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया सबको, वेरी गुड। 6 सेंटीमीटर उसकी भुजा होगी एक क्यूब की। आगे बढ़ूं नए क्वेश्चन की ओर, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 21वां ये रहा, थोड़ा सा मैं हट जाता हूं, 21वां प्रश्न यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन है, नीचे एक चित्र आलेख दिया गया, आपको दिख भी रहा होगा, चित्र आलेख दिख रहा है। इस चित्र आलेख में वर्षा का विवरण वर्ष के जुलाई माह का है, जो इस प्रकार है, 2010 में इतनी वर्षा, 2011, 2012, 2013, 2014। यदि एक ये जो सिंबल बना है वो 25 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 2013 में कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई ये बता दो। अगर ये एक जो है 25 सेंटीमीटर के बराबर है, तो आपको बताना है जुलाई 2013 में कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई। तो जानना चाहूंगा आपका आंसर। तो प्रश्न बहुत सिंपल सा है, 2013 की बात हो रही है। यदि एक जो है ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है, सी यानी 15 सेंटीमीटर बता रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये याद रखना 2.5 सेंटीमीटर है, इट्स 2.5, ये पॉइंट हट गया यहां से, इट्स 2.5। अब दिख रहा होगा आपको
2.5 दिख रहा है ना, ये 2.5 है। हाँ, तो 2.5 सेंटीमीटर हो तो आपको बताना है कि भाई वर्ष में 2013 में कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई। सिंपल था, जब एक गोला ये 2.5 का है तो 2013 में देखे तो कितने गोले थे, 1 2 3 4 5 6 6 थे। 6 की गुणा कर दें, 6 दूनी 12 3 15 सेंटीमीटर। सही जवाब, एकदम करेक्ट आंसर दिया है आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। नया प्रश्न लेता हूं, प्रश्न नंबर 22, सिंपल था ये। किसके अनुसार संगीत मानव के अवचेतन मन पर अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है? नेपोलियन, ब्रेन, आर्यभट्ट या लेबनीज? इनमें से आपको आंसर बताना कौन सा होगा। हालांकि लेबनीज ने बहुत ज्यादा काम किया, मैं बताऊंगा बाद में लेबनीज ने कहां कहां काम किया। हाँ, 25 था तो 150 होता बिल्कुल, लेकिन 25 नहीं है, 2.5 इसलिए आपने कर दिया, बहुत बढ़िया। सवाल चाहूंगा आंसर क्या है, किसी को नहीं पता होगा बता देता हूं इसका आंसर। अरे क्या बात है, बता दिया, डी, लेबनीज। लेबनीज ने सबसे ज्यादा देखा होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल पर इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया था। लेबनीज थ्योरम बनाई इन्होंने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो इनको संगीत का बड़ा प्रेम था, ये म्यूजिक से बहुत रिलेट करते थे, तो इन्होंने संगीत को लेकर परिभाषा दी थी कि म्यूजिक इतना बढ़िया है कि आप मैथ पढ़ते हैं तो म्यूजिक आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको कर रहे हैं। अवकाश क्या होता है? अवकाश में छुट्टी, अवकाश का मतलब होता है हॉलीडे। अवकाश का मतलब हॉलीडे होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर 23, आंसर दीजिएगा। गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में, समस्या समाधान के रूप में चर्चा करते हुए शिक्षक ने 4 विचार बताए। एक टीचर ने 4 अपने आइडिया रखे। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपगम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है? यार नहीं का बहुत विशेष ध्यान रखना है एग्जाम में, आप नहीं भूल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। नहीं करता है। मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होगा। दूसरा विचार, मेरे विचार से समस्या समाधान और गणित तर्कणा में कोई संबंध नहीं है। तीसरा, मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों से बनाए जाने चाहिए। और चौथा है मेरे विचार से गणित की पाठ्य पुस्तकों के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। तो 23 का चाहूंगा, 23 का आंसर बी मिल रहा है, बहुत बढ़िया। 23 का बी ऑप्शन आप दे रहे हैं, 23 का बी ऑप्शन आप दे रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हैं आप, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सही बात है, क्योंकि ये गलत बात लिखी है यहां पर। गलत क्यों लिखी है इसको समझना। गलत दोस्तों इसलिए लिखी है, उन्होंने कहा कि मैथमेटिक्स लॉजिकल थिंकिंग में, नहीं मैथमेटिक्स के लॉजिक में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? अगर आप मैथमेटिक्स की सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स की तो नेचर ही लॉजिकल है। तो राइट ऑप्शन था ये गलत लिखा है। उन्होंने कोई संबंध नहीं है भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मैथमेटिक्स की जो लॉजिक है उन दोनों में तो कोरिलेशन है ना। सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, राधा से एक शिक्षक ने कहा 13 गुणा 5 का गुणनफल कितना होगा? राधा ने उत्तर दिया 55 होगा। राधा बहुत पढ़ी लिखी थी इसलिए उन्होंने 55 बता दिया होगा, किंतु अध्यापक ने कहा लिखकर बताओ, तो उसने उत्तर सही लिख दिया। सही कितने उत्तर लिख दिया 65। ऐसे बोला कितना कि बताओ 13 गुणा 5 का गुणनफल कितना होगा, गुणा कॉपी में तो सही लिख दी 65, लेकिन जब बोल के बताया राधा जी ने तो कहा 13 पंजे 55 बोल दिया उसको। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? पहला, उसे संख्याओं का ज्ञान करवाया जाए तथा पहाड़ों को कंठस्थ करवाया जाए। दूसरा, शिक्षक को अधिक से अधिक गणित के प्रश्न को हल करवाना चाहिए। राधा से लिखित कार्य ही करवाया जाए, उसे बोर्ड पर प्रश्न हल करवाए जाएं। चाहूंगा आंसर क्या मिलेगा। अवंतिका ने कहा एक ऑप्शन होगा 24 का ए। बी भी बताया है अधिक से अधिक प्रश्न करवाए जाने चाहिए। नहीं। अमृता जी बहुत बहुत शुक्रिया। अमृता नंदा जी, आपको अगर मेरा टीचिंग में समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। तो अमृता जी लाइक शेयर भाई एक बार कर दो, जोर से कर दो। बहुत सारे लोग जुड़े हैं लेकिन लाइक बहुत कम है, तो मैं चाहूंगा लाइक शेयर जरूर होता रहे, जिससे कि आपको ऐसे ऐसे लगातार वीडियोज में देता रहूं। तो यहां पर आपने क्या कहा कि संख्याओं का ज्ञान करवाया जाए, बिल्कुल सही बात है। उसे संख्या का ज्ञान नहीं है, वो पता तो है 65 लिखते हैं, उसको बोलते 55 है, उसको ऐसे बोलते हैं,
उसे बोलना नहीं आता, तो उसको क्या, पहाड़ों को याद, कंठस्थ, यानी उसको पहाड़े ज़बानी याद होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1 कि उसे संख्याओं का ज्ञान करवाया जाए कि 55 और 65 को कैसे बोला जाता है, तो और उसको पहाड़े जो हैं टेबल्स को कंठस्थ कराया जाए, रिमेंबर कराया जाए। हेलो मुस्कान, कैसी हैं आप? शुभम जी ने कहा है आंसर, बहुत बढ़िया। नया क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों थोड़ा से पहले आया करो सभी लोग, तो बड़ा मजा आएगा और आप क्वेश्चन को भी अच्छे से कर पाएंगे। गणित की वह शाखा जिसका अंतर्गत हम आकृतियों अथवा आकारों का अध्ययन करते हैं कहलाती है। गणित की वो कौन सी शाखा है जिसके अंदर हम आकृति और आकारों का अध्ययन करते हैं? बीज गणितीय शाखा, ज्यामितीय शाखा, अंक गणितीय शाखा, ये सभी। तो 25वां प्रश्न का आंसर चाहूंगा मैं जल्दी से। यहां पर बहुत सारे मेरे दोस्त जुड़े हैं, सभी लोग इसका आंसर दें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पढ़ रहे हैं और आपको चीजें भी समझ में आ रही होंगी, ऐसा मुझे लगता है। विश्वास भी है कि आप अच्छे से सीख रहे होंगे। चाहूंगा आंसर बी ऑप्शन मिला है, बहुत बढ़िया, बी। देखिए रटना मना है, लेकिन सभी चीजें अगर एनसीएफ मना करता है ना, बिल्कुल सही मना करता है, मतलब एनसीएफ ये मना करता है। रटना मना का मतलब क्या है कि प्रश्नों के उत्तर रटना मना है। एनसीएफ ये नहीं कहता अगर रटना मना है, याद करना मना थोड़ी है। अगर आप याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन पेपर में जाकर क्या लिखोगे? वो कहता है कि समस्याओं को रटने से ज्यादा उनके सॉल्यूशन निकालने पर बल दिया जाए, सीखना पाए। लेकिन पहाड़े जो हैं, अब माने निगमन विधि है, अगर मैं निगमन विधि की बात करूंगा तो निगमन विधि में तो सिर्फ रटना ही है फॉर्मूला, तो निगमन विधि को कैंसिल कर देना चाहिए। वो ये कहता है एनसीएफ कि प्रश्नों के उत्तरों को समझा जाए, आत्मसात किया जाए, रटा ना जाए, है ना, ये है मतलब। तो ये तो आपको या पहाड़े तो याद, फॉर्मूले में तो याद करने पड़ते हैं, है ना। हाँ, तो एनसीएफ की भाषा कुछ इस तरह से है वो। तो राइट ऑप्शन ज्यामिति का। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में सीखते हो ना, रेखा, त्रिभुज, किरण, चतुर्भुज, वर्ग, ये सब इसमें सीखते हो। ये सब ज्यामिति की ब्रांच है, ज्योमेट्री की ब्रांच है। बहुत बढ़िया। हाँ, आंसर ने रटना मना है। नया प्रश्न आपके सामने देखता हूं, 26वां प्रश्न। चलो बताओ, ये बहुत अच्छा सा प्रश्न आपके सामने है। मैं चाहूंगा इसका आंसर सभी लोग दें। 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होनी आवश्यक है? पहला, योग का क्रम विनिमय गुण। किसी को अंग्रेजी में आते हो तो बोल देता हूं, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, एडिटिव कॉम्यूटेटिव लॉ। गुणन का क्रम विनिमय नियम यानी मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव लॉ, इसको बोलते हैं गुणन योग पर वितरण नियम के रूप में, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और गुणन का विभाजन के प्रतिलोम के रूप में, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर चाहूंगा, 26 का आंसर चाहूंगा, आप इसमें से कौन सा ऑप्ट करना चाहेंगे? 26 क्वेश्चन का सी। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया है प्रिया जी ने, एक्सीलेंट जवाब काजल जी का भी। अदिति बी नहीं होगा, इट्स सी। देखो 2 अंक की बात होता तो 2 अंक की संख्या को दूसरी 1 अंक से अगर आप ऐसे करेंगे ना, 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 3 + 5 ऐसे करोगे तो आपको वितरण नियम, गुणा के वितरण नियम की 2 × 3 + 2 × 5, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैं एक बात सोच रहा हूं, कल के सेशन में एक इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं समझा दूं बात। कल के सेशन में क्या पढ़ाऊंगा समझ लो, ये बहुत जरूरी हो जाएगा। कल के सेशन में पढ़ाऊंगा मैं आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी पढ़ाऊंगा और वॉन हेले थ्योरी पढ़ाऊंगा, और साथ में टाइम मिले तो सारे नियम, जितने भी नियम भी पढ़ाऊंगा। तो कल का सेशन ये रहेगा, पढ़ा दूं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, साथ में वॉन हेले के ज्यामिति चिंतन और रूल्स जिन्हें लिखे ये सबको कल हम एक्सप्लेन कर देंगे। अदिति होपलेस नहीं होना है, ठीक है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं कि ब्लूम्स की क्या क्लासिफिकेशन थे, किन किन पक्षों में क्या होता है, कैसे क्वेश्चन को पहचाने, वॉन हेले ने कितने लेवल बताए, किन किस में क्या समझना था, साथ में और ये रूल्स पढ़ना चाहते तो यस बताइएगा। ओके चलो डन है, कल पढ़ाएंगे, डन। कल हम इन चीजों को क्लियर करेंगे, ब्लूम्स को लेकर चलेंगे फिर पढ़ाएंगे। ओके, शाम को 9:30 बजे, टाइम वही रहेगा 9:30
9:30। इससे पहले हम फ्री नहीं हो पाते हैं, समझा देंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, ये मैं तो भूल जाता हूं। जो भी क्वेश्चन हो शायद ये 26, 27, 28 जो भी हो, 26 लिख देता हूं मैं इसको अंदाजे से। टाइम 9:30 बजे, टाइम रात को 9:30 पर होता है, 9:30। और ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में एक भी चीज, एक सिंगल चीज जीवन भर नहीं भूलेंगे। एक बार याद कराऊंगा, ऐसी वॉन हेले को जीवन भर नहीं भूलेंगे। इन दोनों में से हमेशा प्रश्न निकलता है, दोनों को पढ़ाऊंगा कल, क्योंकि मैथमेटिक्स में इनका रोल है। 27 कर देते हैं। 27वें प्रश्न का आंसर बताइएगा क्या होगा। आतिशरण, देखिए ये जो हैं कुमार साहब, यहां पर हम बता दें वीक में अब तो हम पेडागोगी करा चुके हैं, अब तो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। अभी मैं महासंग्राम में कोर्स लाने वाला हूं जहां पर 500 पेडागोगी के क्वेश्चन होंगे। वो 500 पेडागोगी के क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो सीटेट में सारे क्वेश्चन सही होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ही डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो यहां पर देखते हैं, यदि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। समांतर रेखा पर बने कोई दो कोण संपूरक होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 होगा, या एकांतर कोण बराबर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए बताया जा रहा है कि समांतर रेखा बने कोई दो कोण संपूरक होंगे, ये कथन असत्य है। चलो समझते हैं इसका स्टेटमेंट को, समझते हैं इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ये आपके सामने दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा इनको काट जाती है ऐसे करके, है ना, ऐसे तो करते हैं। तो यहां पर जो इंटरनल एंगल बनते हैं, ये वाला और ये वाला, इनको बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल, यानी एकांतर कोण। और ये जो तो ये बराबर होते हैं। ये जो यहां से गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है संगत कोण। कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 3 बराबर कोण 7। तो ये बात तो समझ में आती है। संगत कोण भी बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर है, दोनों बात सही है। एक ही और कोण बने, अब देखो एक कोण एक तरफ करते हैं, अगर इस लाइन के एक तरफ जाएं तो एक लाइन पर कितना कोण बना, सबको पता है 180 होता है। इधर बनाएंगे तो 180 बनेगा, इधर बनाएंगे 180 बनेगा, यानी एक ही रेखा पर बने अंतः कोणों का टोटल 180 होता है। अब समांतर रेखा पर बने कोई दो कोण, अब देखो कोई दो कोण, एक समांतर रेखा पर ये कोण बना है, एक ये, ऐसे दिखाता हूं यहां पर, एक कोण ये बना और एक कोण ये बना, क्या इन दोनों का टोटल 180 हो सकता है? कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 60 का तो ये तो 60 का ही रहेगा, 120 बनेगा। इसका सपोज 120 है तो ये 120 बनेगा। तो भाई इन दोनों का टोटल 180 नहीं हो सकता, एक तरफ का हो सकता है। तो राइट ऑप्शन था ये वाला जो गलत लिखा हुआ है। तो सही सवाल का जवाब इसको ऑप्ट करिएगा। समझ में आया है? बिल्कुल सही बात राजकुमार जी। समांतर रेखा बने दो कोण संपूरक होंगे, हाँ कोई दो कोण कोई भी दो कोण लिखा है ना, कोई दो कोण संपूरक नहीं हो सकते, एक तरफ बने कोण हो सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 है। गणित के कक्षा 5 के गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है, किस लिए प्रोत्साहित करता है? वे समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो, विश्लेषण और संप्रेषण में, मित्रों को सहयोग देने में, या फिर वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो। चलिए देखते हैं सही जवाब क्या मिलता है आपका। राइट ऑप्शन चाहूंगा जल्दी से दीजिएगा आंसर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और कल का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। अगर आप कल का सेशन पढ़ेंगे तो ये मेरा है वादा आपसे कि आप उन दोनों चीजों में 2 नंबर लाएंगे ही लाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि पूरा एग्जाम्पल के साथ मैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको क्लियर कराने वाला हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने था, आपने दिया मुझे आंसर कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन मिला है। क्या बात है, आप सबको याद हैं ये चीजें, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली है, तो इसका मतलब है कि वो विश्लेषण और संप्रेषण के बारे में बात हो रही है। विश्लेषण और संप्रेषण यानी भाई वाद विवाद रखेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे। भाई देखो, अगर वाद विवाद यानी हम वाद विवाद रखेंगे तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन स्किल, तो कम्युनिकेशन स्किल सुधरेंगे। और हम विश्लेषण की बात करेंगे तो भाई हम जीरो पर क्या करेंगे, एनालिसिस तो करेंगे, तभी तो बताएंगे कैसे प्रभावशाली है। तो इन दोनों चीजों में फायदा मिलेगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने रखता हूं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30।
30 प्रश्न आते हैं, 30 कराता हूं सारे क्वेश्चन। राम अपने भाई को गणित पढ़ा रहा है, उसका भाई कक्षा 4 का छात्र है, उसने अपने भाई को निम्न प्रकार का एक प्रश्न हल करने को दिया कि 45 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 9। तो उसने इस प्रकार प्रश्नों को हल कर दिया कि 45 डिवाइड बाई 45 बराबर 45 बटे 45 बराबर 1। तो उस छात्र द्वारा किए गए हल या प्रश्न से ज्ञात होता है कि 1 उसे गुणा करने की समझ नहीं, इस प्रकार के प्रश्न उसके पाठ्यक्रम में नहीं है, बोर्ड मास के प्रयोग की समझ नहीं है, या उसे भाग करने की समझ नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? 29 का 2 उसे इस प्रकार के उसके पाठ्यक्रम में नहीं है। 30 का पूछ रहा हूं मैं, सी ऑप्शन बता रहे हैं, सी ऑप्शन दिया जा रहा, 30 का सी ऑप्शन। क्या बात है, 30 का सी ऑप्शन आप दे रहे हैं, सी ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बोर्ड मास रूल कहता है पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई। तो क्या आंसर आएगा? 45 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 9। तो 5 में 45 का भाग करेंगे तो 5 नाम 45, 9 गुणा 9 बराबर 81 आना चाहिए था। और भैया ने उत्तर लिख दिया कितना? भैया ने उत्तर लिख दिया 1। तो गलत हो गया ना। तो बोर्ड मास रूल आपको फॉलो करना है। बात समझ में आ गई? अब दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं। पहले तो भाई देखो, अगर वीडियो पसंद आए, मैं बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए और आप लोगों को ही पढ़ाते हैं, तो लाइक जरूर बनता है दोस्तों। सबसे पहले तो लाइक कर दें, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि कल के बाद के सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उन कंसेप्ट को आप पढ़ेंगे और ये देखो, ये आपकी डिमांड पर होंगे, ऑन डिमांड। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टॉपिक आपको पढ़ना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप का, और कमेंट सेक्शन में जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो लिखिए, मैं वही पढ़ाऊंगा। ये सेशन आपके अकॉर्डिंग, ये डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए। आप जो टॉपिक टाइटल नीचे लिख के बताएंगे, उसी टॉपिक टाइटल को पढ़ाया जाएगा। तो यह आपके लिए है लर्निंग बाय योर चॉइस, इसको कहते हैं चाइल्ड सेंट्रिक। आप जिसको पढ़ेंगे उसको पढ़ाया जाएगा। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक लिख सकते हैं और उस टॉपिक पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। कल का सेशन मैंने सेट कर दिया, आगे के सेशन बाद में लिए जाएंगे जो आप बताएंगे, ठीक है। टेलीग्राम नीचे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, जिससे कि आपको इनके पीडीएफ्स वगैरह, नोट्स वगैरह सब समय समय पर मिलते रहते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी कहानी, पुरानी आदत, जो हर कोई कहता है मैं भी कहता हूं, वो मुझे कहना मजबूरी है, तो भाई सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अभी, और सब्सक्राइब करके घंटी का ये आइकन होता है उसको बजा दें यहाँ पर टर्न करके, और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, कोई वीडियो मिस ना हो। इसके साथ साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, और इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दें, बिल्कुल आग लगा दें, जिसके और लोगों का भी भला हो पाए। तो मैं मुलाकात करूंगा कल 9:30 बजे फिर से आपको यहीं इसी जगह। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। Thank you. Good night.